आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लोक सेवाओं से संबंधित वीडियो, जिसमें आप लोक सेवाओं से संबंधित सभी जानकारियां एक ही वीडियो में आप लोगों को मिल पाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं, ये 3 प्रकार की सेवाएं मुख्यतः भारतवर्ष में पाई जाती हैं। और भारतवर्ष में लोक सेवाओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसका आपका उत्तर होगा 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली जो सर्विस होती है उसे आप अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं, जिसे ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो सेवाएं हैं उसे हम केंद्रीय सेवाएं अर्थात सेंट्रल सर्विसेज के नाम से जानते हैं। और तीसरी सेवाओं के बारे में जिनका जिक्र होता है वो है राज्य सेवाएं, स्टेट सर्विसेज। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं संपूर्ण तथ्यों को। अखिल भारतीय सेवाएं, इन्हें मुख्यतः 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली और सबसे प्रतिष्ठित जो सेवा मानी जाती है वो सेवा है भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, जिसे हम शॉर्ट में IAS कहते हैं। और दूसरी सेवा है भारतीय पुलिस सेवा, जिसे हम शॉर्ट में इंडियन पुलिस सर्विस IPS कहते हैं। और तीसरी प्रमुख और प्रतिष्ठित सेवा है अखिल भारतीय सेवा में, वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसे हम IFS कहते हैं। तो चलिए चलते हैं और जानकारी देखते हैं कि इन सेवाओं से संबंधित और क्या हम जान पाते हैं। एक आपसे अनुरोध है कि ये बात याद रखें कि ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1966 में अखिल भारतीय सेवा के रूप में शामिल किया गया। इससे पहले जो है यह सेवा में नहीं था। आप केवल देखेंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, ये 2 सेवाएं ही 1966 से पहले होती थी। महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रखिएगा, जिसमें आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि 1947 से पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था और इंडियन पुलिस सर्विस को इंडियन पुलिस के नाम से जाना जाता था। चलिए चलते हैं आगे। दूसरी सेवा केंद्रीय सेवाओं को माना जाता है। अब आइए चलिए हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय सेवाओं में किन किन सेवाओं को स्थान दिया गया है। केंद्रीय सेवा के पदाधिकारीगण केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं। केंद्रीय सेवा के पदाधिकारी विभिन्न विभागों में विशिष्ट जैसे कि प्रकार्यात्मक व तकनीकी पदों पर आसीन होते हैं। आइए जानते हैं आगे कि वर्तमान में समूह क, जिसे ग्रुप A की सर्विस भी कहा जाता है, इसमें 60 केंद्रीय सेवा एवं समूह ख, जिसे ग्रुप B की सर्विस भी कही जाती है, 25 केंद्रीय सेवाएं दी जाती हैं। समूह क अर्थात ग्रुप A की कुछ प्रमुख सेवाएं निम्न है, जिसे हम लोग जानते हैं नाम से। पहला भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय अर्थशास्त्र सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, भारतीय सैन्य लेखा सेवा, भारतीय मौसम विज्ञान सेवा, भारतीय सैन्य लेखा सेवा, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा, भारतीय लेखा एवं परीक्षा सेवा, केंद्रीय सूचना सेवा, केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय विधि सेवा, विदेश संचार सेवा, रेल कार्मिक सेवा आदि। अब आगे देखते हैं हम लोग कि क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार से मैंने बताया कि वर्तमान में ग्रुप A की 60 केंद्रीय सेवा है और ग्रुप B में 25 केंद्रीय सेवाएं हैं। इन सेवाओं में आप देखते होंगे कि जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूं कि ऑल इंडिया सर्विस में पहली जो सर्विस और सबसे प्रतिष्ठित सर्विस भारतवर्ष में मानी जाती है वो सर्विस है भारतीय प्रशासनिक सेवा की, जिसे हम शॉर्ट में IAS कहते हैं। अब इनमें से देखेंगे कि वरीयता क्रम की अगर बात की जाए तो इन सभी सेवाओं में भारतीय विदेश सेवा प्रतिष्ठा, दर्जा, वेतन और भत्तों के मामले में उच्चतम केंद्रीय सेवा है और इसे अखिल भारतीय सेवा की तुलना की जा सकती है। अखिल भारतीय सेवा से तुलना की जा सकती है, ऑल इंडिया सर्विसेज में ही रखा जा सकता है। लेकिन हम लोग जैसा कि पढ़े हैं IAS, IPS और IFS, यहाँ पर IFS का अर्थ है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, लेकिन अखिल भारतीय सेवा में विदेश सेवा को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि पदानुक्रम की अगर बात की जाए तो IAS के बाद में भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का आता है। IAS के बाद में इंडियन फॉरेन सर्विस, उसके बाद में IPS, उसके बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और वेतन की भी अगर बात की जाए तो इंडियन पुलिस सर्विस से ज्यादा वेतनमान भी
इंडियन फॉरेन सर्विस का है। तो ये बात आप नोट कर लेंगे। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, शायद आप लोगों में से कुछ को पता भी होगा कि स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय सेवाओं को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और अधीनस्थ और निम्न श्रेणी में बांटा गया था। अब जैसा कि जानते होंगे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, अधीनस्थ को सबऑर्डिनेट क्लास और लोअर क्लास निम्न श्रेणी में बांटा गया था स्वतंत्रता से पहले। लेकिन 1947 के बाद अधीनस्थ और निम्न श्रेणी को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में विभक्त कर दिया गया। पुनः सन 1974 को याद करने के लिए एक ट्रिक है कि 1947 में से 47 का जस्ट अपोजिट रिवर्स कर दीजिएगा आप वंस और टेंस प्लेस के डिजिट को, तो आपको 1974 मिलता है। 47 को पलट दीजिए, 74 मिलता है। तो याद रखिएगा कि सन 1974 में केंद्रीय सेवाओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ से बदलकर समूह क, समूह ख, समूह ग और समूह घ में विभाजित किया गया, जिसे हम ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की सर्विसेज भी कहते हैं। जैसा कि पदानुक्रम के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतवर्ष की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में मानी जाती है। इससे बड़ी सर्विस का कोई भी एग्जाम नहीं मिलता है, आप नहीं पाएंगे। सबसे जो प्रतिष्ठित सेवा है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे हम शॉर्ट में आईएएस कहते हैं। उसके बाद में भारतीय विदेश सेवा, आप याद रखेंगे ये अपवाद के रूप में ही है, लेकिन वरीयता क्रम में सेकंड पोजीशन पे प्लेस्ड हो जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज में भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसके बाद में भारतीय पुलिस सेवा सेकंड प्लेस पे और थर्ड प्लेस में भारतीय वन सेवा को स्थान प्राप्त है। लेकिन ये भारतीय विदेश सेवा बीच में कहां से आ गया, आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब अखिल भारतीय सेवा में आपने पहले बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, उसके बाद आईपीएस, उसके बाद में आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, लेकिन ये इंडियन फॉरेन सर्विस कहां से आ गया। तो बात आप याद रखेंगे कि ये भारतीय विदेश सेवा, आप जानते होंगे कि जब किसी दूसरे देश में सेवा के लिए जाते हैं तो वो भारतीय राजदूत कहलाते हैं, जिसे हम एम्बेसडर कहते हैं। तो आप जानते होंगे कि इनको विशेष भत्ता एवं वेतन दिया जाता है। और आप ये याद रखेंगे कि वेतन के मामले में भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारी को आईपीएस से ज्यादा वेतन प्राप्त होता है। और एक बात और याद रखेंगे कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, फिर आईएफएस में से पहला जो आईएफएस आ रहा है वो इंडियन फॉरेन सर्विस का है पदानुक्रम में, और जो फोर्थ प्लेस पे है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का है, जिसे हम भारतीय वन सेवा कहते हैं। और जैसा कि आप लोगों को याद भी होगा कि भारतीय वन सेवा को 1966 में ऐड किया गया। आइए आगे देखते हैं, राज्य सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टेट सर्विसेज, राज्य सेवाओं के पदाधिकारी केवल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। राज्य सरकार के सदस्य या फिर हम कहें पदाधिकारी राज्य के विभागों में विभिन्न पदों, जैसे सामान्य पद वो हो सकता है, कार्यात्मक पद हो सकता है या टेक्निकल पद हो सकता है, पर सेवा दे सकते हैं। राज्य के सभी सदस्य अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज के पदाधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से निम्न पदों पर, जैसा कि राज्य का प्रशासनिक पदानुक्रम होता है, पर सेवा देते हैं। अलग अलग राज्यों में सेवाओं की संख्या अलग अलग हो सकती है। जो सभी राज्यों में समान होते हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा। जैसे सभी राज्यों में जो सेवाएं हो सकती हैं वो सेवाएं होती है, पहली सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा, कृषि सेवा, चिकित्सा सेवा, मत्स्य सेवा, न्यायिक सेवा, जन स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सहकारी सेवा, पंजीकरण सेवा, बिक्री कर सेवा, जेल सेवा, पशु चिकित्सा सेवा एवं अभियांत्रिकी सेवा। और इसके अलावा भी राज्य सरकार अपनी इच्छा से सेवाओं का जन्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं आगे। आप लोगों को यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि किस प्रकार से सेवाओं का नामकरण होता है। प्रत्येक सेवा का नाम उसके राज्य के नाम पर रखा गया है, अर्थात राज्य का नाम उस सेवा से पूर्व जोड़ दिया जाता है। सभी राज्य सेवाओं में सिविल सेवा सबसे प्रतिष्ठित सेवा माना जाता है। सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में राज्य का सिविल सेवा होता है। केंद्रीय सेवाओं की तरह राज्य सेवाओं को 4 श्रेणी में बांटा गया है, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, जिसे आप स्वतंत्रता से पूर्व प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, उसके बाद में सबऑर्डिनेट क्लास, उसके बाद में लोअर क्लास में बांटा गया था। लेकिन बाद में वही ग्रुप ए अर्थात ग्रुप 1, ग्रुप बी अर्थात ग्रुप 2,
ग्रुप सी अर्थात ग्रुप 3 और ग्रुप डी अर्थात ग्रुप 4 में बांटा गया। ये केंद्र और राज्य दोनों में समान है। प्रत्येक सेवा का नाम उसके राज्य के नाम पर रखा गया है और राज्य का नाम उस सेवा से पूर्व जोड़ दिया जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से सेवाओं का नामकरण होता है। मान लिया कि किसी व्यक्ति का चयन कृषि सेवा में होता है और वो राज्य का नाम अगर मान लिया जाए, अगर राजस्थान है तो राजस्थान कृषि सेवा। इसका अर्थ हुआ कि जिस व्यक्ति का सेवा में चयन हुआ है उसका RAS कहलाएगा, राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विस। उसी प्रकार से अगर वो मत्स्य सेवा में अगर है तो झारखंड का रहने वाला हो तो संबंधित राज्य झारखंड है, इसीलिए झारखंड मत्स्य सेवा JFS कहलाएगा। उड़ीसा का अगर रहने वाला हो तो संबंधित राज्य उड़ीसा होगा, इसलिए उड़ीसा मत्स्य सेवा OFS कहलाएगा। उसी प्रकार से राजस्थान मत्स्य सेवा कहलाएगा RFS। उसी प्रकार से अगर सिविल सेवा के लिए हो तो बिहार प्रशासनिक सेवा BAS बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहलाएगा। राजस्थान के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहलाएगा। झारखंड के लिए झारखंड प्रशासनिक सेवा JAS कहलाएगा आदि। उसी प्रकार से शिक्षा सेवा के लिए मध्य प्रदेश शिक्षा सेवा हो तो MPES मध्य प्रदेश एजुकेशन सर्विस कहलाएगा। बिहार शिक्षा सेवा हो तो BES कहलाएगा। राजस्थान शिक्षा सेवा हो तो RES कहलाएगा एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। केंद्रीय सेवाओं की तरह राज्य सेवाएं भी 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी जिसे हम ग्रुप 1 अथवा ग्रुप A की सर्विस भी कहते हैं। द्वितीय श्रेणी की सर्विस जिसे हम ग्रुप 2 अथवा ग्रुप B की सर्विस भी कहते हैं। तृतीय श्रेणी की सर्विस होती है जिसे हम ग्रुप 3 अथवा ग्रुप C की सर्विस कहते हैं। और लास्ट होता है चतुर्थ श्रेणी जिसे हम ग्रुप 4 अथवा ग्रुप D की सर्विस कहते हैं। तो आइए इन श्रेणियों को जानने के पश्चात हम लोग जानते हैं गैजेटेड और नॉन गैजेटेड के बारे में कि गैजेटेड और नॉन गैजेटेड, जैसा कि आप लोगों का इच्छा था जानने का, तो मैं ये पूरे चैप्टर को लेके आया हूं। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से गैजेटेड और नॉन गैजेटेड को इसी श्रेणी में से विभक्त किया गया है। गैजेटेड देखिए, गैजेटेड रैंक राजपत्रित श्रेणी भी से कहा जाता है हिंदी में, और नॉन गैजेटेड रैंक जिसे अराजपत्रित श्रेणी भी कहा जाता है। गैजेटेड रैंक में समूह A तथा समूह B जिसे ग्रुप A अथवा ग्रुप B या क्लास 1 क्लास 2 कह सकते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व में जैसा कि कहा जाता था। ग्रुप A तथा ग्रुप B ये तो बाद में हुआ 1974 के बाद में। इससे पहले ये क्लास 1 और क्लास 2 का सर्विस माना जाता था, वो गैजेटेड रैंक पे होते थे। और समूह C और समूह D जिसे अब सबऑर्डिनेट कहते थे स्वतंत्रता प्राप्त से पहले, और लोअर क्लास भी कहते थे बाद में, ये जाके 1974 के बाद में समूह C और समूह D जिसे ग्रुप C और ग्रुप D की भी आप कहते हैं, ये नॉन गैजेटेड रैंक में आता है। अब आगे देखते हैं कि राजपत्रित श्रेणी के पदाधिकारियों के लिए क्या खास बात है। राजपत्रित श्रेणी के पदाधिकारियों के नाम जब वो नियुक्त होते हैं उस समय, जब उनका स्थानांतरण होता है उस समय, और जब उनकी पदोन्नति प्रमोशन होता है उस समय, और सेवानिवृत्ति के समय राजपत्र में प्रकाशित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि राजपत्रित श्रेणी के जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जब उनकी नियुक्ति होती है उस समय, जब उनका स्थानांतरण होता है उस समय, पदोन्नति उनकी होती है प्रमोशन उस समय, और सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के टाइम में राजपत्र में प्रकाशित होता है उनका नाम। राजपत्र का अर्थ है राजाज्ञा या शासनादेश। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि राजपत्र का क्या अर्थ है, तो आप वहां पर देखेंगे कि अगर ऑप्शन में राजाज्ञा या फिर शासनादेश है तो आप उसको टिक करेंगे। गजट तो उसका इंग्लिश वर्ड है। अब देखेंगे कि कितने प्रकार के गजट होते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में चर्चा कर दे रहा हूँ। गजट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और असाधारण। जो साधारण होते हैं उसे अंग्रेजी में ऑर्डिनरी, और असाधारण को अंग्रेजी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के नाम से प्रिंट होता है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे क्या खास बात है। राज्य का राजपत्र राज्यपाल के आदेश से, याद रखेंगे, तथा भारत सरकार का राजपत्र या गजट राष्ट्रपति के आदेश से सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर से प्रकाशित किया जाता है। समूह C तथा समूह D सेवाएं अराजपत्रित या नॉन गैजेटेड मानी जाती हैं। संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध देखने से पहले मैं यहाँ पर एक बात का चर्चा करना चाहूंगा कि संवैधानिक उपबंध, जैसा कि आप देख रहे हैं, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं एवं राज्य सेवाओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं। और
बाकी जो बच जाते हैं 315 से लेकर 323, ये लोक सेवा आयोग से संबंधित है। इनसे चर्चा करने से पहले मैं एक बात पर चर्चा करना चाहूंगा कि पदाधिकारी और कर्मचारी में क्या अंतर है। जैसे आप बहुत बार सुनते होंगे कि किसी नाम के आगे आप पदाधिकारी वर्ड, किसी पोस्ट पर आप पदाधिकारी ऑफिसर का टैग लगा हुआ रहता है, तो आखिर उसमें और कर्मचारी में क्या अंतर है। तो आप देखिए क्या है अंतर। कुछ खास बातें हैं जिसे आपको जरूर जानना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है राजपत्रित श्रेणी, गैजेटेड रैंक के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम ऑफिसर या पदाधिकारी कहते हैं। इनकी सेवा में चयन ग्रुप 1 या ग्रुप ए या क्लास 1, बोलिए क्लास 1 तब की बात होगी जब स्वतंत्रता से पहले की बात होगी। 1947 से पहले अगर बात होती तो ये क्लास 1 सर्विस माना जाता था, लेकिन उसके बाद में जैसे 1974 के बाद में जब 1974 के बाद में चेंजेस हुआ कि इसे ग्रुप 1 या ग्रुप ए की सर्विस मानी जाने लगी और ग्रुप 2 या ग्रुप बी की सर्विस माने जाने लगी। तो आप याद रखेंगे कि जब गैजेटेड रैंक पर कोई भी पदाधिकारी अगर नियुक्त होता है तो वो पदाधिकारी कहलाता है, जबकि स्टाफ की अगर डेफिनेशन की अगर बात हो तो वो ग्रुप सी में या ग्रुप डी में नियुक्त होता है। अराजपत्रित श्रेणी के सदस्य जो होते हैं वो नॉन गैजेटेड रैंक के सदस्य होते हैं और वही स्टाफ के नाम से जाने जाते हैं। इनकी सेवा में चयन ग्रुप 3 या ग्रुप सी या क्लास 3 या ग्रुप डी या ग्रुप 4, जैसा भी आप नाम दे। कहने का अर्थ है कि ग्रुप सी या ग्रुप डी में अगर चयन अगर होता है तो यही नॉन गैजेटेड रैंक के स्टाफ कहलाते हैं। ठीक है, और इनका जिस भी माध्यम से चयन होता है रिटर्न एग्जाम, और जिस भी प्रक्रिया से चयन होता होगा सबका अलग अलग माध्यम हो सकता है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो आप लोगों को जरूर जानना चाहिए कि भारतीय सेवा अधिनियम, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के बारे में मैं बता देना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम ऑल इंडिया सर्विसेज में एक व्यवस्था है जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, यहाँ पे आईएफएस का अर्थ है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से, चूंकि अखिल भारतीय सेवा का अर्थ 3 ही सर्विस से होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस और आईएफएस जिसे हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं। तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के जो कैडर के 33% या फिर हम कहें 1/3 या 1/3 पद राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों द्वारा चयन समितियों के अनुशंसा द्वारा भरे जाएंगे जो राज्य सरकार द्वारा गठित की जाती है। ये बहुत प्रमुखता से आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कैडर के कितने प्रतिशत या कितना भाग जो है वो राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों से भरे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे 1/3 या फिर 33% आप कह सकते हैं। इसमें आप याद रखेंगे कि इस चयन समिति के अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य भी हो सकते हैं। अब आगे आइए चलते हैं संवैधानिक उपबंध के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक सारे अनुच्छेदों में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। भाग 14 से संबंधित जो विषय है उसे हम संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं के रूप में जानते हैं। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 314 तक आप याद रखेंगे कि लोक सेवकों के बारे में व्याख्या की गई है और 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा की गई है। अब आइए देखते हैं 308 से लेकर 314 तक लोक सेवकों के बारे में और 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में क्या चर्चा की गई है। अनुच्छेद 308 में स्पष्ट करता है अनुच्छेद 308 कि ये उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं है, तो 308 ऐसे भी निरस्त हो जाता है। अब आइए चलते हैं अनुच्छेद 309 में। यह अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित है। भर्ती और सेवा शर्तों के बारे में उल्लेख करता है 309। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि कौन सा अनुच्छेद संघ अथवा राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के बारे में बतलाता है। तो आप अनुच्छेद 309 आंसर देंगे। अब चलते हैं अनुच्छेद 10 की ओर। 310 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में चर्चा की गई है कि उनका पद की अवधि कितनी होगी। यहां पर मैं थोड़ा सा चर्चा आप लोगों के समक्ष सेवा शर्तों से संबंधित करना चाहूंगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
कि यह अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के बारे में बतलाता है। सेवा शर्तों के बारे में बतलाता है तो आप समझ रहे होंगे कि सेवा शर्त क्या है। कि भर्ती तो आप समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार भर्ती की प्रक्रिया अपने अनुसार, अपने नियम के अनुसार करती है। लेकिन सेवा शर्तों की जहां तक बात होती है तो सेवा शर्तों में आपका वेतन क्या होगा, आपको किस तरीके का भत्ता मिलेगा, समयबद्ध वेतन वृद्धि की बात होती है कि हर एक साल कितने इंक्रीमेंट होंगे, अवकाश आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, पदोन्नति की बात होती है, प्रमोशन इतने समयांतराल में होगा, कार्यकाल की बात होती है, अथवा सेवा समाप्ति की भी बात की जा सकती है, स्थानांतरण की बात है, प्रतिनियुक्ति की बात है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात है, छुट्टियों के बारे में चर्चा की जा सकती है, कार्य के घंटे कितने होंगे, ये सब सेवा शर्तों में उल्लिखित की जा सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद आपके कौन कौन से लाभ मिलेंगे, जैसे सेवावृत्ति, भविष्य निधि एवं ग्रेचुइटी, इन सब के बारे में उल्लेख आपको अनुच्छेद 309 में देखने को मिलता है कि यह अनुच्छेद आपको संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 311 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 311 संघ अर्थात केंद्र या राज्य के अधीन सिविल पदों में नियोजित व्यक्तियों को कैसे हटाया जा सकता है, कैसे बर्खास्त किया जा सकता है या पंक्ति में अवनत अर्थात डिमोट किया जा सकता है, इसके बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 311 में। लेकिन आप इससे बिल्कुल भी मत घबराइए और बिल्कुल भी अगर आप आईएएस, आईपीएस, अखिल भारतीय सेवा अर्थात राज्य सेवा में जाना चाहते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि अनुच्छेद 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल पदों में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत करना, पद से हटाना या पंक्ति में अवनत किया जाना लिखा हुआ है तो इतना आसानी से हट जाता है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, हटाना इतना भी आसान नहीं है। देखिए इसमें हटाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती है ये और किस प्रकार से इनको संरक्षण प्राप्त है, संविधान इनको संरक्षण भी प्रदान करता है, उसके बारे में भी मैं बतलाता हूं आप लोगों को। इंपॉर्टेंट फैक्ट सब जानिए कि अनुच्छेद 311 प्रसाद पर्यंत, ऐसे तो लिखा हुआ है कि प्रसाद पर्यंत राज्यपाल इनको हटा सकते हैं या फिर जो सक्षम पदाधिकारी है बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर समझिए कि अनुच्छेद 311 प्रसाद पर्यंत सिद्धांत पर 2 प्रतिबंध लगाता है। अर्थात लोक सेवकों को, जो पब्लिक सर्वेंट है, उनको पदों से इच्छानुसार हटाने पर प्रतिबंध लगाता है, साथ ही 2 संरक्षण प्रदान करता है। क्या क्या वे 2 संरक्षण है वो आइए हम लोग देखते हैं। पहला संरक्षण है किसी लोक सेवक को उसके अधीनस्थ अधिकारी जो उसके द्वारा नियुक्त किया गया हो द्वारा हटाना या बर्खास्त करना संभव नहीं हो सकता है। दूसरा है किसी लोक सेवक को केवल ऐसी जांच के उपरांत ही बर्खास्त, जिसमें सेवा समाप्ति किया जा सकता है या अथवा हटाया जा सकता है, हटाने का सस्पेंशन है, अथवा पदावनत अर्थात डिमोशन किया जा सकता है, जिसमें उस पर लगाए गए आरोपों की सूचना उसे दी जाएगी तथा इन आरोपों की सुनवाई के लिए उसे पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा ही नहीं कि किसी को हमको जब मन किया प्राइवेट जॉब की तरह हटा दिया, इतना आसान नहीं है। अब आगे हम लोग चलते हैं और जानते हैं अनुच्छेद 312 के बारे में। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में उल्लेख करता है। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद 312 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किस दृष्टिकोण से आप जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए कि क्या क्या शक्ति राज्यसभा को प्रदान करता है और किस प्रकार से ये अखिल भारतीय सेवाओं का जन्म भी कर सकता है, जन्म करने में संभव है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है। आइए चलते हैं। पहला है, यदि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे कि ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक है अथवा उचित है तो संसद एक नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है और वो अखिल भारतीय सेवा न्यायिक सेवा भी हो सकता है। ऐसे किसी संकल्प का राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। 2/3 बहुमत अर्थात 2/3 इंटू 100 अगर आप करते हैं तो 33 गुना 66% के आसपास लगभग होता है। बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अब इसमें एक चीज और है कि जो भी सदस्य उस समय में, तत्कालीन समय में जितने सदस्य उपस्थित होंगे उनसे भी पास होना संभव है। ऐसा नहीं कि हमें वेट करना पड़े कि सभी सदस्य जिस दिन आएंगे उस दिन प्रस्ताव को लेके बैठना है, ऐसा नहीं है। जितने भी उपस्थित सदस्य उसमें से 2/3
बहुमत से पास होना आवश्यक है। राज्यसभा को यह शक्ति भारत संघ के राज्यों के हितों की सुरक्षा के लिए दी गई है। अब चलते हैं सेकंड अर्थात दूसरा, जिसमें कि संसद पार्लियामेंट को अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती व सेवा शर्तों का नियमन करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस उद्देश्य के लिए संसद ने अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 को अधिनियमित किया गया है। मैं इसके ठीक नेक्स्ट पार्ट में अभी मैं बताने जा रहा हूं कि ये अधिनियम क्या है, ये भी आप देख लेंगे। थर्ड देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं संविधान प्रारंभ होने के समय 26 जनवरी 1950 के आसपास भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे हम आईएएस शॉर्ट में कहते हैं, तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस सेवाओं को ही संसद द्वारा स्थापित सेवा मानी जाती थी। अब चौथी इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग देख लेते हैं। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत कोई भी पद जिला न्यायाधीश से कम नहीं होगा। ये अब इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि जब भी अखिल भारतीय सेवाओं में पद सृजन से संबंधित हो तो उसमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी आ सकता है, लेकिन अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत कोई भी पद जिला न्यायाधीश से कम नहीं हो सकता है। ये आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 312। आगे आर्टिकल 312A अर्थात 312 क को समझने से पहले मैं यहाँ पर एक बात का चर्चा करना चाहूंगा कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन करने वाली विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 368 से ही संविधान का संशोधन हो पाता है, लेकिन अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की जब बात होती है तब आप याद रखेंगे कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन करने वाली विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। और एक दो बातें जो आप ध्यान देंगे, मूलतः नौकरशाह, जिसे हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, स्टेट सिविल सर्वेंट इत्यादि को मानते हैं, को 2 मौके दिए गए थे। पहले जो कि दंड से संबंधित है, तो इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से इन लोगों के लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। को 2 मौके दिए गए थे, पहला जांच के समय, दूसरा दंड के समय। लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में पारित हुआ, दूसरा दंड का उपबंध को जांच के आधार पर नौकरशाह को दंड के खिलाफ सुनवाई को समाप्त कर दिया गया। पहले ऐसा होता था कि जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से पहले जब तक जांच सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप किसी भी नौकरशाह, चाहे वह आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो या स्टेट सिविल सर्वेंट्स हो, उनको आप बिना सुनवाई के सस्पेंड या फिर बर्खास्त आप नहीं कर सकते थे। लेकिन जब से 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पास हुआ, तब से लेकर क्या हुआ कि दूसरा जो अधिकार दिया गया था, पहला जांच के समय और दूसरा दंड के समय, तो पहला जांच के समय वो तो संभव है अभी भी, लेकिन दूसरा दंड के समय से पहले ही उनको बर्खास्त या फिर उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान देंगे कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के बाद में ये बदलाव किया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 312A या फिर कहेंगे 312 का क आखिर है क्या। इससे जानने से पहले हम लोग समझते हैं 28वें संविधान संशोधन जो कि 1972 में जोड़ा गया था। ये वर्ड जो 312A है, ये उपबंध को 28वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा जोड़ा गया है। अधिकार देता है कि संसद 1950 से पूर्व की क्राउन इन इंडिया की सिविल सर्विस, जिसमें कि आप लोगों को यह मैं बतला देना चाहूंगा, 2 बातों का यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि इंडियन सिविल सर्विस, जिसे भारतीय नागरिक सेवा कहते हैं, इसके जन्मदाता आपके हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। जैसा कि आप लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1793 में स्थायी बंदोबस्त के लिए जानते हैं। उसी प्रकार से एक बात का और मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि ऑल इंडिया सर्विस की जहां बात होती है, अखिल भारतीय सेवा की, तो संविधान सभा में सबसे ज्यादा इस सब्जेक्ट या फिर विषय की बात करें तो सबसे ज्यादा वकालत करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसीलिए आपसे जब अगर पूछा जाए कि अखिल भारतीय सेवा के जन्मदाता कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय नागरिक सेवा या फिर इंडियन सिविल सर्विस जब कब कहा जाता था, ये भी आप बात याद रखिए, 1950 या 1947 बोलिए, उससे पहले आप ये मान के चलिए कि इस नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विस, और बाद में यही सर्विस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के नाम से जाना जाने लगा और इंडियन ऑल इंडिया सर्विस के नाम से भी जाना जाने लगा।
और इससे पहले इंडियन पुलिस सर्विस को केवल इंडियन पुलिस के नाम से जाना जाता था। तो जब आपसे पूछा जाए कि इंडियन सिविल सर्विस या भारतीय नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर देंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त लेकर आए थे। और अगर बात की जाए अखिल भारतीय सेवा की जन्मदाता की, तो आप गलती नहीं करेंगे, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को टिक करके आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं आगे। जैसा कि यहाँ पर मैं बता चुका हूं कि संसद को यह अधिकार देता है 312A, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस आर्टिकल को आपको जरूर समझना और याद करना चाहिए कि 1950 से पूर्व क्राउन इन इंडिया सिविल सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को परिवर्तित कर सके या हटा सके। ये आपको मैं बिल्कुल आसान शब्दों में सरल भाषा में समझाता हूं कि संसद को 312A अनुच्छेद एक पावर देता है, शक्ति देता है, जिसमें कि 1950 से पहले जो इंडियन सिविल सर्विस के अधीन में जितने भी व्यक्तियों की नियुक्ति होती थी, उस समय जो सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया था, उन सेवा शर्तों को जब चाहे तब संसद बदल सकती है। 312A का यही अर्थ है। अनुच्छेद 313 में चलते हैं। संक्रमणकालीन उपबंध, जिसे हम लोग टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजन भी कहते हैं। संक्रमणकालीन उपबंध, अब जैसा कि 370 के बारे में भी जानते हैं, वो भी संक्रमणकालीन ही था। संक्रमणकालीन का अर्थ होता है टेम्पररी, वो कभी भी हटाया जा सकता है जब तक कि उस व्यवस्था को फिर से नहीं ना किया गया हो। अगर मान लीजिए जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे 370 में जो भी नियम बनाए हुए थे जम्मू कश्मीर के लिए, वो नियम तब तक बिल्कुल सही था जब तक कि उसमें कुछ सुधार नहीं किया जाए। अगर 370 में मोदी सरकार अगर अमेंडमेंट अगर नहीं करती, तो आज भी वो कानून वैसे ही यथावत चलती ही रहती। उसी प्रकार से जो अनुच्छेद 313 में बात की गई है संक्रमणकालीन उपबंधों के बारे में, इसमें खास बात यह है कि जब तक कोई नई व्यवस्था इसमें लागू नहीं होती है, 1950 से पहले जो लोक सेवाओं से संबंधित कानून है वही बने रहेंगे। अनुच्छेद 13 यही बात बतलाता है। अब अनुच्छेद 314 की अगर बात की जाए, तो विशिष्ट सेवाओं के मौजूदा अधिकारियों की सुरक्षा में किए गए उपबंधों से संबंधित है, अर्थात जो भी अधिकारी है उनकी सुरक्षा से संबंधित है। अब इसमें एक बात ध्यान देना है कि ये जो उपबंध है 28वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा निरसन कर दिया गया है। अब आगे चलते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जिसे आप जरूर जानना चाहिए, और बीच में मैंने उल्लेख भी किया था कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 क्या है, और उसके बारे में हम लोगों को जरूर जानना चाहिए। जब इतनी बातें हम लोग जान रहे हैं, तो ऑल इंडिया सर्विस क्या है, और उसमें ऑल इंडिया सर्विस 1951 के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद वीडियो हो जाता है समाप्त। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 क्या है, तो उसी का उत्तर मैं लेके आया हूं कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के बारे में अब सरल शब्दों में आप समझिए कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 क्या है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 बतलाता है कि केंद्र को राज्य सरकारों से परामर्श करके अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की भर्ती व सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। आप याद रखेंगे कि ऑल इंडिया सर्विस के जितने भी पदाधिकारी की नियुक्ति होती है या उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था होती है, लाल बहादुर शास्त्री जैसा कि आप जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज है, ठीक है, जिसको लवसना के नाम से भी आप जानते हैं, मसूरी में है। तो किस प्रकार से उनका ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग का सारा खर्च और नियुक्ति का जितना भी प्रक्रिया है और खर्च, वो सब केंद्र सरकार वहन करती है, परंतु वे कार्य करने के लिए विभिन्न राज्यों में भेज दिए जाते हैं। तो इन बातों को आप खासा ध्यान देंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये अधिनियम। ये अधिनियम ये कहना चाह रहा है कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 केंद्र को राज्य सरकारों से परामर्श करके अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की भर्ती व सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करता है। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से ऑल इंडिया सर्विस में रिक्तियां उसी प्रकार से सृजित की जाती है जिस प्रकार से राज्य उनको भेजते हैं। कि हमारे यहाँ जैसे राजस्थान भेजता है कि फलाने वर्ष में 2019 में 18 में इतने पद रिक्त हैं, उसी के अनुसार उसी प्रकार से उड़ीसा अपना भेज देता है कितना पद रिक्त है, झारखंड भेज दिया, बिहार भेज दिया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सब अपने अपने भेज देते हैं। तो उसी से सलाह मशवरा करने के बाद में वैकेंसी निकलती है। तो वही बात
की जा रही है कि केंद्र को राज्य सरकारों से परामर्श करके अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की भर्ती व सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करता है। इन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। भर्ती की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन से लेके आपके 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक, प्रीलिम, उसके बाद मेंस, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार, तो सभी प्रक्रियाओं का जो भी खर्च है वो वहन केंद्र सरकार करती है। ट्रेनिंग में भी खर्च सारा केंद्र सरकार करती है। तो जैसा कि आप लोगों को इतना मैं बतला चुका हूं, आगे चलते हैं। इन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है, परंतु वे कार्य करने के लिए विभिन्न राज्यों में भेज दिए जाते हैं। वे अपने वरीयता क्रम और सिलेक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग राज्य कैडर उनको आवंटित किया जाता है और इनके लिए एक खास बात है कि ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में भी जा सकते हैं। साथ ही नियत समयांतराल के पश्चात वापस अपने संबंधित राज्य जो कि अलॉटेड उनको होते हैं, जिस राज्य कैडर के वो रहते हैं उसमें वो वापस चले आते हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें क्या है वो आप गौर करेंगे कि अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज के पदाधिकारियों को वेतन और पेंशन राज्यों द्वारा दिए जाते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय सेवा, जिसमें कि आपके 3 पदाधिकारी मुख्य रूप से आते हैं, पहला आईएएस, दूसरा आईपीएस और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी। तो अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को वेतन और पेंशन इनके द्वारा वहन किया जाता है। जिस राज्य कैडर में उनका सिलेक्शन होता है वही राज्य उनका पेंशन और वेतन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये बात एकदम बिल्कुल आप गांठ बांध लेंगे, याद कर लेंगे। अब चलते हैं सेकंड पे। अखिल भारतीय सेवाएं संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अखिल भारतीय सेवाएं जो ऑल इंडिया सर्विस है उसमें से एक उठा लिया जाए प्रश्न की जो आईपीएस होता है, आपके जो संबंधित राज्य है, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका जो संबंधित राज्य है उस राज्य का मैं जिलाधिकारी की बात करता हूं। वो जिलाधिकारी है या फिर आपके सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक जिसे हिंदी में कहते हैं। तो उनके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा कि अखिल भारतीय सेवाओं संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होती है। कहने का अर्थ है चयन की सारी प्रक्रियाएं केंद्र सरकार ने किया है, सेवा वो राज्य सरकार में दे रहे हैं। गौर करेंगे कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस सारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में आता है वहां से हुआ है। पद एवं गोपनीयता की शपथ ये राष्ट्रपति भवन में लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष। अब यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि अखिल भारतीय सेवाएं जो संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, तो राज्य सरकार जहां पे ये सर्विस देते हैं, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के पदाधिकारी, वो वहां पर तत्कालीन समय में राज्य द्वारा नियंत्रित होते हैं। उसके बाद में अंतिम निर्णय की अगर बात हो तो केंद्र सरकार द्वारा और तत्कालिक निर्णय अथवा नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा होता है, चूंकि वो वहां पर सेवा दे रहे होते हैं। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात है, अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जो ऑल इंडिया सर्विस के पदाधिकारी होते हैं उसमें तो केवल 3 ही पदाधिकारी हुए, उसके बाद में तो केंद्रीय समूह के पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल याद कर लेना चाहिए कि अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी जो भी प्रोसीडिंग्स है और एक्शन है, वो केवल और केवल केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकती है। जब यहाँ पर बात हो ही रही है अखिल भारतीय सेवा से संबंधित, तो मुझे एक बात ख्याल आ रहा है, मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा कि 1963 में एक उपबंध लाया गया था जोड़ने के लिए, जिसमें कि 3 सेवाओं को चयनित करने की बात सुझाव दी गई थी, जिसमें से एक था भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, दूसरा भारतीय अभियांत्रिकी सेवा जिसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस कहते हैं, और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो कि 1963 में लाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि हालांकि इन तीनों में से केवल भारतीय वन सेवा जिसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं उसे ही 1966 में जोड़ा गया, अर्थात 1966 से पहले केवल 2 ही सर्विस अखिल भारतीय सेवा में काउंटिंग होते थे। पहला इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जिसको आईएएस कहते हैं और दूसरा इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस। 1966 में अस्तित्व में आया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिसे भारतीय वन सेवा कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय वन सेवा को
भारतीय संविधान में कब ऐड किया गया या फिर अखिल भारतीय सेवा में कब जोड़ा गया, तो अखिल भारतीय सेवा में जगह इसको 1966 में मिला, जबकि ये प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। ये आप बिल्कुल याद कर लेंगे। और संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवा के सबसे प्रमुख समर्थक के रूप में पूछा जा सकता है प्रश्न कि संवैधानिक सभा में या संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवा के प्रमुख समर्थक कौन थे, तो आप हमेशा इसके बारे में बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये बहुत ही जोर लगाए हुए थे कि ऑल इंडिया सर्विस में जो आपकी सेवाएं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये मुख्य रूप से शामिल हो जाएं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।